औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आम इंतख़ाबात 2024 की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ सामा एजाज। नाज़रीन, इंतख़ाबात हुए और वोटिंग का वक्त ख़त्म हुए लगभग कोई 27 घंटों का वक्त गुजर चुका है। उसके बावजूद भी नताइज जो हैं वो पे दर पे ताख़ीर का शिकार होते जा रहे हैं और तमाम ही जमातों की जानिब से बेहद तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात का इजहार किया जा रहा है। शिकायत हैं, इलेक्शन कमीशन को ख़त भी लिखे जा रहे हैं और जल्द से जल्द जो है वो नताइज के ऐलान का भी कहा जा रहा है। जबकि तमाम ही जमातें जो हैं वो ये कहती नज़र आ रही हैं, चाहे वो सिंध की जमात हो या चाहे वो पंजाब की स्टेक होल्डर्स जमात हो या KPKP की स्टेक होल्डर्स जमात हो, जिनके पास अक्सरियत थी पिछले इंतखाबात में, उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि नताइज जो है वो हमारे ही हक़ में होंगे। तो तमाम जमातें जो हैं वो ख़ासा पुरुमीद हैं। जबकि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का भी एक बड़ा बयान आ गया है। नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मुल्क की सबसे बड़ी जमात करार दे दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि मरकज़ में हम इत्तेहादी हुकूमत बनाएंगे। जबकि इस वक्त आम इंतखाबात में जो इस वक्त उनसे जिस तरीके से एक दूसरे पे इल्ज़ामात की बौछार की जा रही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN पे इल्ज़ामात की बारिश कर रही थी और PMLN जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ामात की बारिश करती नज़र आ रही थी। नाजरीन, इन तमाम सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। आम इंतखाबात 2024 की खुसूसी ट्रांसमिशन में नाजरीन आपको एक बार फिर से खुश आमदीद करेंगे। बात हो रही थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जो ख़ुद 3 मरतबा इस मुमलिकत खुदादात के वज़ीर आज़म रहे हैं, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि हम मिल के इत्तेहादी हुकूमत बनाएंगे। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं डायरेक्टर न्यूज़ मेट्रो वन न्यूज़ डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब और साथ ही साथ हमारे साथ तजियाकार मौजूद हैं नदीम बाकी मौलवी साहब। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब आऊँगा। डॉक्टर साहब, फिर से इंदिया दे दिया गया है एक साथ मिलने का, तो क्या ये सब चीज़ें तय थी और जो नूरा कुश्ती दिखाई जा रही थी वो क्या फ़कत गुमराह किया जा रहा था आवाम को या वोटर्स को? नहीं, नूरा कुश्ती तो खैर हम नहीं कह सकते, लेकिन एक चीज़ एक्सपेक्टेड थी और नताइज इसी किस्म के एक्सपेक्ट किए जा रहे थे पहले से कि एक पार्टी को जो है अक्सरियत मिलेगी, वो के नताइज उस तरीके से नहीं आए। इब्तिदा में तो ऐसा लग रहा था कि शायद पार्टी पोजीशन बिल्कुल मुख्तलिफ होगी और आज़ाद उम्मीदवार कहें या PTI के वो उम्मीदवार कहें जिनको पार्टी सिंबल नहीं मिल सका और वो जो है वो आज़ाद हैसियत से मजबूर हुए केस हारने के बाद इलेक्शन लड़ने के, उनकी एक बड़ी तादाद मौजूद थी। रात तक जो है जब तक कि फॉर्म 45 की बेस पे जो रिज़ल्ट्स TV चैनल्स नशर कर रहे थे, गैर हतमी गैर सरकारी, जिनको ज़राए के हवाले से भी कहा जा रहा था, 3:30 बजे रात में जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें ये कहा गया कि जी तमाम वो नताइज जो ज़राए के मुताबिक हैं और जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी नहीं किए, उनकी कोई हैसियत नहीं है, तो उसी वक्त लोगों की समझ में आ गया था कि अब जो नताइज आएंगे वो कदरे मुख्तलिफ होंगे। यानी बहुत सारी सीटों पे ऐसा हुआ कि जो कैंडिडेट्स जीत रहे थे वो जब वोटों की गिनती मुकम्मल हुई तो वो कैंडिडेट्स बड़े मार्जिन से हार गए, जिसमें बड़ी बड़ी सीटें हैं। नवाज शरीफ साहब का हल्का यास्मीन राशिद साहिबा के अगेंस्ट, इसके अलावा ख्वाजा आसिफ का हल्का और दूसरे दीगर हल्के जहाँ पे लीड थी और फॉर्म 45 के हिसाब से अगर देखा तो लीड थी। फिर कुछ गलतियाँ जो आज हम दिन भर से देखते रहे कि सामने आई कि फॉर्म 45 में वोट्स कुछ लिखे हुए हैं और EMS के ऊपर वोट्स कुछ और थे। जो इलेक्शन कमीशन की एक बाकायदा वेबसाइट है, मुकम्मल टोटल वोट्स यानी जो हैं वो कम है और टोटल दुरुस्त वोट्स जो हैं वो ज़्यादा दिखाई दिए। फिर इसी तरह से और बहुत सी चीज़ों में हमें ऐसा नज़र आया कि कुछ गलतियाँ हुई। अभी अकाउंटिंग में चीज़ें हो जाती हैं, जल्दी जल्दी में हो सकता है गलतियाँ हो गई हों। बहरहाल बाद में जो नताइज आए वो यकसर मुख्तलिफ थे और लेकिन उन नताइज के बावजूद भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स या PTI कैंडिडेट्स की जो तादाद है उनको बहुत ज़्यादा कम नहीं किया जा सका। अभी भी जो हम देखते हैं तो उसमें नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा कि जी वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे सामने आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अच्छी बात जब होती है जब हम अक्सरियत हासिल करते और हुकूमत बनाते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि अक्सरियत उनके पास नहीं है जी, और हुकूमत बनाने के लिए अब चाहे PTI के आज़ाद उम्मीदवारों को ख़रीदा जाए या उनको अपने साथ मिलाया जाए
या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साथ मिलाया जाए, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो एक हुकूमत में अपना शेयर लेना चाहेंगे या ख़ुद हुकूमत बनाना चाहेंगे। इसलिए कि अगर वो आज़ाद उम्मीदवारों को मिला लेते हैं अपने साथ तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत बना सकती है। और जब शुरू से ही नवाज शरीफ साहब वापस आए थे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाखुश इस बात से थी कि जो गवर्नमेंट पीडीएम की बनी थी उसमें शहबाज शरीफ साहब को 17-18 महीने इसीलिए दिए गए थे कि नेक्स्ट आने वाली हुकूमत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। लेकिन हालात तब्दील हुए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लगा कि इससे अच्छा तो हम वो 18 महीने की पूरी हुकूमत ले लेते। हमने वो भी छोड़ दी और अब अगली जो टर्न है वो भी हमारी नहीं आ रही, बारी नहीं आ रही हमारी। तो इस वजह से थोड़ी सी एक खलफशार था पार्टी के अंदर भी। आसिफ अली जरदारी साहब भी चीज़ों को देख रहे थे। लेकिन अब भी विक्ट्री स्पीच तो हो गई है जो कि कल रात में होनी थी और उन्होंने खुद कहा, इस बात को क्लियर भी किया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कि जी रात में ही मैं स्पीच करता लेकिन नताइज ही नहीं आए थे। और नताइज जो आए थे वो 10-15% थे और उनकी बुनियाद पे लोगों ने जो है वो क़यासराइयाँ करनी शुरू कर दी थी। तो इसलिए मैंने रात में स्पीच नहीं की थी, वरना 2013 की तरह वो इस दफ़ा भी स्पीच कर देते और अगर तो वो नताइज बेहतर आते। लेकिन उसके बाद जो है ना रात में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने तो स्पीच कर दी थी, विक्ट्री स्पीच के 18 सीटें ले ली हैं और इनकी जानिब से अब हो गई है। अब ये कह रहे हैं कि जी हम सबको मिला के एक पार्टी जो कि अक्सरियत नहीं रखती लेकिन वो ये कह रही है कि हुकूमत हम बनाने जा रहे हैं और बाकी लोगों को हम दावत देंगे कि वो हमारे साथ आके मिल जाए। बिल्कुल वाज़े तौर पे कह दिया गया है कि जाके जरदारी साहब से भी मुलाकात की जाए और मौलाना फजल रहमान साहब से भी जाके मिला जाए। तो ये तो फिर दोस्ती एमक्यूएम से भी कहा है। देखिए एमक्यूएम, मौलाना फजल रहमान और पीएमएलएन ये तो ऑलरेडी साथ हैं। ये तो कराची में साथ एक महाज के तहत इलेक्शन लड़ रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलके। लेकिन शायद अब हालात मुख्तलिफ हैं। पहले भी कहा जा रहा था कि सारी लड़ाई इलेक्शन तक है, चाहे एमक्यूएम की हो, पीपल्स पार्टी की हो, पीएमएलएन की हो। इलेक्शन के बाद हुकूमत बनाने के लिए सब एक साथ जुड़ जाएंगे। तो उसमें भी अब ऐसा ही लग रहा है कि शायद इन सबको मिल बैठ के कोई हुकूमत बनानी पड़े और वज़ीर आज़म के टेन्योर में हो सकता है कोई डिवीज़न हो जाए कि जी अभी 2 साल के लिए किसी को बना दें, 2.5 साल के लिए अगले टेन्योर के लिए किसी को बना दें, वो बारी डिवाइड कर ली जाए, ऐसा भी मुमकिन है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी तो नताइज आने का सिलसिला मरहलावार जारी है और मुख्तलिफ हलकों से नताइज आ रहे हैं। क्या लगता है क्या कोई भी जमात सादा अक्सरियत नहीं हासिल कर सकी? अब तो देखें वाज़ेह है कि इस वक्त जो तादाद है इंडिपेंडेंट्स की जो कि पीटीआई के हिमायत याफ्ता वो हैं या पीटीआई के टिकट होल्डर हैं। अभी बहुत बड़ा सवाल ये भी पैदा होता है ना कि क्या जो है वो पीटीआई के टिकट होल्डर्स जो हैं क्या उनको अब 1-2 दिन में अगर पीटीआई का इलेक्शन तस्लीम कर लिया जाता है तो क्या उन्हें पार्टी की हैसियत से तस्लीम कर लिया जाएगा या उनकी जो आज़ाद हैसियत है वही कायम रहेगी? इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस पर पीटीआई जो है वो कोर्ट्स में ऑलरेडी मौजूद है, मज़ीद केसेस फाइल होंगे, चीज़ें होंगी, लेकिन ये नहीं पता कि फ़ैसला आने तक ये आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई में रहेंगे या ये बनने वाली हुकूमत के साथ, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो या वो नून लीग की, उसमें मिल जाएंगे। लेकिन कल रात तक एक खबरें और आई थी कि सदर आसिफ अली जरदारी अडियाला जेल गए हैं मुलाकात के लिए और वहाँ बानी पीटीआई से मुलाकात करके वो कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर बानी पीटीआई मान जाते हैं तो फिर उनके अराकीन के साथ मिलकर वो हुकूमत बनाने का ऐलान कर दें। लेकिन शायद ये मुलाकात कामयाब नहीं हो पाई और यही वजह है कि ऐलान नहीं हुआ, वरना बहुत मुमकिन था कि रात में विक्ट्री स्पीच जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब या बिलावल करते और वो कहते कि सारे आज़ाद उम्मीदवार हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। लेकिन शायद इससे इस्टेब्लिशमेंट भी खुश नहीं है कि एक पूरे ब्लॉक को या पीटीआई को बहैसियत पीटीआई अपने साथ हुकूमत में मिला लिया जाए। नदीम बाकी मौलवी साहब आपकी जानिब आऊँगा। वोटिंग का अमल मुकम्मल हुए 27 घंटे और कुछ मिनट गुजर चुके हैं, उसके बावजूद नताइज अब तक नहीं आ सके तमाम हलकों से। तो आप क्या इसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फेलियर समझते हैं? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा तमाम उन लोगों को जिन्होंने विक्ट्री हासिल की है और इस उम्मीद के साथ कि वो तमाम लोग जो है पाकिस्तान की खिदमत करेंगे और जो उन्होंने वादे किए आवाम से उन्हें पूरे करेंगे। अब रहा सवाल इलेक्शन का, तो आप देख रहे हैं कल से जो है ना लोग बड़े परेशान हैं और सबके एक ही सवाल है कि जनाब इतनी ताखीर क्यों, क्या वजूहात है? अगर वजूहात है तो वो सामने आने चाहिए ताकि जैसे कि बुलंद साहब ने बताया कि बहुत सी टेक्निकल चीजें होती हैं कि बाज वक्त जो होती है वोटिंग के दरमियान आप देखते हैं कि जब वोट काउंट हो रहे होते हैं बाज वक्त गलत जगह पे स्टैंप लग जाता है, बहुत सी दफा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वो क्या कहते हैं कि क्योंकि आपको पता है हर जगह पे
लोग बड़े बेचैन होते हैं कि फौरी तौर पे जो है ना रिजल्ट आए, मगर बाज वक्त मुमकिन नहीं हो पाते। हालात भी देखते हैं, कई हलकों पे आपने देखा होगा हालात कुछ खुशगवार भी नहीं है, आपस में लड़ाई झगड़े थे और फिर बहुत से तहफ्फुज़ात थे। तो इसकी वजह से देर जो हो रही है, मैं समझता हूँ आइंदा चंद घंटों के अंदर इसकी तफसीलात आवाम को बतानी चाहिए, ताकि फिर कोई शक व शुबाब ना रह जाए। क्योंकि मसला यही है, हर इलेक्शन में यही कहते हैं, हारने वाले कहते हैं कि जनाब धांधली हुई है। अच्छा, एक बात इस इलेक्शन में तो बहुत अच्छा हो गया, खास तौर पे जो पीटीआई कहती थी कि जनाब स्टैब्लिशमेंट हमें जीतने नहीं देगी, हमारे इंडिविजुअल्स को जीतने नहीं देगी, और उन्होंने कुछ प्लान बनाया हुआ है, तो वो तो ज़ाहिर हो गया कि कोई स्टैब्लिशमेंट का हाथ नहीं था। और अगर ये जो बात उनकी अगर हम मान लेते हैं, तो फिर आप मुझे बताइए इंडिपेंडेंट सीट्स कैसे जीते? बिल्कुल, इंडिपेंडेंट सीट जीतने के निशानदेही कर रही है कि लेकिन नदीम बाकी मौलवी साहब, एक बड़े अफसोस की बात ये होती है ना कि एक इदारा जो कि 4-5 साल सिर्फ एक ही काम की तैयारी करता है, वो इलेक्शन होते हैं। जी ठीक है, और इलेक्शन एक तरफ 2 टास्क होते हैं इलेक्शन कमीशन के, एक तरफ पुरअमन इलेक्शन करवाना साफ और शफाफ, दूसरी तरफ रिजल्ट अनाउंस करना। जी, अब पाकिस्तानी कौम जो है ना इस बात की आदी होती चली जा रही है कि जी रिजल्ट्स पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, 1 दिन के बाद आएंगे, 2 दिन के बाद आएंगे। कल रात तक लोगों में बड़ी बेचैनी थी, 5-6 बजे, इसलिए लोगों को सोना था और रिजल्ट्स आ नहीं रहे थे। सुबह उठने के बाद जब उन्होंने रिजल्ट देखने शुरू किए, चीज़ें देखी, फिर लोग थोड़ा सा आदी हो गए कि ये तो रूटीन है। 2018 में भी हुआ था, कराची से सारा RTS बैठ गया था, बहुत सी जगहों से चीज़ें हो गई थी, उससे कबल भी हुआ। उन्होंने कहा ये तो रूटीन है, ये तो होता ही है। मोबाइल सर्विस बंद ना करने के हवाले से बात होती रही, PTI की जानिब से मुसलसल यकीन दहानी चलती रही कि सर्विस बंद नहीं होगी। सुबह 8 बजे के करीब सर्विस बंद कर दी गई, उसका क्या एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा? अच्छा चलें, सर्विस अगर बंद की गई थी 5 बजे तक वोटिंग के दौरान, तो चलें समझ में आता है कोई नाखुशगवार वाक़या हो सकता था जी, लेकिन रात गए तक भी सर्विस नहीं खोली गई। ठीक है, और सवाल ये किया जा रहा था, सारे एंकर्स तमाम चैनल्स पे लोग कह रहे थे कि हमें सिर्फ ये बता दें कि ये रात के 1 बजे कौन सा डर है कि कौन सा हमला हो जाएगा या कौन सा कोई दहशतगर्दी हो जाएगी। 5 बजे वोटिंग ख़त्म हो गई थी, जिस तरह मुहर्रम में बंद होती है, जुलूस ख़त्म हुआ और सर्विस खोल दी जाती है, जी, फिर भी सर्विस बंद रही। अच्छा, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सरबराह ने सुबह ही कहा था कि जी हमारा RTS जो है वो EMS से इंटरनेट का कोई ताल्लुक़ नहीं, रात में कहते हैं जी काम ही नहीं कर रहा। अच्छा, फिर नताइज किसके कहने पे रोके जा रहे थे? ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि DROs, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन के मातहत थे, उनके हवाले से रात में ये कहा गया कि आधे घंटे के अंदर इलेक्शन कमीशन को अगर नताइज मौसूल नहीं हुए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। कौन सी कार्रवाई की गई? रिजल्ट तो अभी भी नहीं आया। और कराची जैसे शहर में सर इसकी एक्सप्लेनेशन क्या दी जाएगी? क्या इसकी एक्सप्लेनेशन ये दी जाएगी कि कोई तकनीकी वजूहात की बुनियाद पे रिजल्ट रुक गए? कैसे रुक गए तकनीकी? और 5-5.5 साल से लोग कहते रहे RTS ना बैठ जाए, RTS ना बैठ जाए, RTS ना बैठ जाए। उसके बाद भी अगर आप ये कहेंगे कि नहीं हम 5.5 साल में जो है ना वो सिस्टम सही बना नहीं पाए, आखिर वक्त में फिर बैठ गया, तो इसका तो ये तो कोई जवाब नहीं बनता ना कि आप क्या। आपने जो बात की बिल्कुल सही कही, और हर इंसान इस वक्त पाकिस्तान में, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, मर्द हो, औरत हो, हर इंसान, आजकल बच्चे जो कि वोट नहीं डाल सकते वो भी सवाल करते हैं कि जी रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे। तो ये ऐसा कंसर्न है मेरे ख्याल से कि इसका जब तक के जवाब नहीं मिलेगा आवाम को, फिर अगले दफा इलेक्शंस में 2018 का जवाब मिल गया आपको कि RTS क्यों बैठा था, तो यही जवाब अब हम आइंदा इलेक्शंस होंगे, फिर हमारे को ये नहीं मिलेगा। हाँ। तो मैं ये समझता हूँ ये जो डाउट है, इस डाउट्स को खत्म होना चाहिए, चाहे कोई भी जीते। इस मैटर को लेके बाकायदा तमाम एंकर्स को, मीडिया को एक सवाल करना चाहिए कि जनाब ये जो अधूरा सवाल है जो हर दफा रह जाता है, पिछली दफा भी रह गया और फिर आवाम भूल जाती है। कल रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उसमें 1-2 ही सवाल साफियों ने शुरू ही किए थे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म की और उठ गए, इसलिए कि जवाबात नहीं थे। जब जवाबात नहीं होते तो फिर जो है ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस लंबी की जा सकती है, ना किसी सवाल का जवाब दिया जा सकता है। अब लेकिन ये कि अब लोगों में ये भी देखना होगा कि किसी किस्म का कोई रिएक्शन ना आए, ठीक है ना, या ये है कि अब जो चीज़ हो गई या तो लोग तस्लीम कर लें कि चलें ठीक है जी अब जो होना था सो हो गया,
अब आगे और यही समझा जा रहा था कि इसी तरीके की कोई हुकूमत बनेगी। जब ये बात की जा रही थी कि इलेक्शन नहीं होंगे, उस वक्त भी ये बात की जा रही थी कि जी वो कोई कौमी हुकूमत बना दी जाएगी और उसमें तमाम पार्टियां मौजूद होंगी और इलेक्शन को 2 साल के लिए मुलतवी कर दिया जाएगा। तो लगेगा ऐसे ही कि जी वही जो प्लान था बस उसी तरीके से इलेक्शन के बाद भी रिजल्ट्स ऐसे आ गए। वो ऐसा लग रहा है पीडीएम पार्ट 2 शुरू होने वाला है, जैसा पार्ट 1 फिल्म थी पीडीएम 1 की। अभी अल्लाह ताला की तरफ रिजल्ट्स ऐसे आ गए कि खुद ब खुद ये चीज अब वो ऐसा अब देखिए इधर जो है जरदारी साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बन रहा है, क्योंकि या तो वो पीडीएम पार्ट 2 बनाएंगे, जैसे कि नवाज शरीफ साहब ने आज जो इंडिकेशन दी है कि जनाब मैं सब पार्टियों को, तो अगर आप जिन जिन पार्टियों की उन्होंने निशानदेही की है वो तो सारे पीडीएम की बातें कर रहे हैं। या दूसरी जानिब क्या जरदारी साहब इंडिपेंडेंट जो भी जीते हैं उनको साथ लेके अपनी हुकूमत बनाएंगे? तो मुश्किल है। देखिए अगर जरदारी साहब को अगर इस किस्म का कोई इंदिया मिल जाता कि वो ये काम कर सकते हैं तो फिर ये स्पीच जरदारी साहब नवाज शरीफ के बजाय जरदारी करते, और चूंकि आसिफ अली जरदारी ने ऐसी कोई स्पीच नहीं की, इसका मतलब है उनको क्लियरेंस नहीं मिली कि वो तमाम उम्मीदवारों को लेके कोई हुकूमत बना सकें, और आधे या चंद उम्मीदवारों के साथ मिलके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त विफाक में हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। तो यानी कि जो पीडीएम पार्ट 2 है, क्योंकि पीडीएम पार्ट 1 तो हमने देखा, अवाम ने भी देखा, उनकी कारकर्दगी भी देखी। कौमी मफाद में इस वक्त ये कहा जाएगा कि कौमी मफाद में बेहतर ये है कि जितने इंडिपेंडेंट्स या जो लोग मिलना चाहें हुकूमत में वो मिल जाएं, पीपीपी और नून लीग मिल के, JUI, MQM, ये तमाम लोग मिल के एक हुकूमत बना लें और एक पेज पेरा मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर लें। जो मुझे लग रहा है कि इस किस्म की कोई सूरत हाल बनेगी, और मे बी के कोई वज़ीर आज़म के टेन्योर पे 2 साल 3 साल इब्तिदा के नून लीग ले ले, उसके बाद फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले ले, इस तरीके की कोई एक स्ट्रेटेजी बना के कोई। ये पीटीआई का क्या रोल होगा फिर अगर ये पीडीएम पार्ट 2 बन जाती है? देखिए इंडिपेंडेंट नाज़रीन, आम इंतखाबात 2024 की खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और 27 से ज़ायद घंटे गुजरने के बावजूद जो है वो इस वक्त भी ऐसी नशिस्तें हैं जिनकी तादाद 60 से 65 बताई जा रही है। उनके नताइज आना अब भी बाकी हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन का एक बहुत बड़ा फेलियर है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है आप तज़ियाकार हैं सलमान रहमान साहब। जनाब वेलकम करेंगे आपको खुसूसी ट्रांसमिशन में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान रहमान साहब, क्या कहेंगे? 27 से ज़ायद घंटे गुजर चुके हैं, उसके बावजूद जो है तमाम हलकों के नताइज ना आना, ये कितना बड़ा फेलियर है इलेक्शन कमीशन का? और ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब ने भी आज़ाद उम्मीदवारों के मैंडेट को तस्लीम किया है, इस बयान को किस तनाजुर में देख रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो जो इलेक्शन कमीशन है, मेरा ख्याल ये है कि इलेक्शन कमीशन को तो इस इलेक्शन के बाद सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में अगर थोड़ी बहुत भी शर्म है तो उनको अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाना चाहिए। इस इलेक्शन कमीशन ने पिछले 5 साल से पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसों के ऊपर इनकी तनख्वाहें चलती रही, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर चलता रहा, और एक दिन का जो इलेक्शन इन्होंने कराना था ये उसमें बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि जो 200-250 सीटों के ऊपर जो है आपके 26 घंटे हो गए इंतजार करते हुए, अभी तक आपके पास से ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस नहीं हो सका है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची, मेगा सिटी है, हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, हर तरह की सहूलियात अवेलेबल है, लेकिन कराची का रिजल्ट अभी तक अनाउंस नहीं हो सका है। इसके ऊपर इतना बड़ा सवालिया निशान बन गया है इस पूरे अमल के ऊपर। इस इलेक्शन कमीशन की जो बदनीयती है वो इस सारे अमल में सामने आ गई है कि इलेक्शन कमीशन या तो बिल्कुल नाअहल लोगों पे मुश्तमिल था, या फिर उन्होंने इलेक्शन को मशकूक बनाना था। अब जिस तरह से जो इलेक्शन के रिजल्ट अभी तक गैर हतमी गैर सरकारी आपके पास आए हैं, अभी तक कोई ऑफिशियल रिजल्ट जो है वो फॉर्म 47 की उस बुनियाद पे आ तो गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहाँ है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अनाउंसमेंट्स किधर हैं? पहले इलेक्शंस में हम ये देखते थे कि इलेक्शन कमीशन आके अपने रिजल्ट्स को बाकायदा अनाउंस करते थे। जो भी उम्मीदवार कामयाब होता था उसकी एक छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, हर 1 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, उसमें जो जितने लोग कामयाब हो जाते थे उनको बाकायदा अनाउंस किया जाता था। लेकिन इस दफा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की शक्ल ही नजर नहीं आ रही है। तो सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इदारा ही बंद कर देना चाहिए। अगर इसी तरह के इलेक्शन कराने हैं तो इस तरह के इलेक्शन जो है वो बगैर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी हो सकते हैं। उसके लिए 50-50 लाख रुपए की सैलरीज देने की कोई जरूरत नहीं है।
दूसरी बात आपने जो कही कि नवाज शरीफ साहब की स्पीच, मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब की जो आज की स्पीच है एक अच्छी स्पीच थी, और इस स्पीच के अलावा इनके पास अभी कहने के लिए कुछ और था भी नहीं, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम, जो लोग पाकिस्तान में निकले हैं और इन्होंने वोट दिया है और वोट दे के जो मैंडेट दिया है, तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब के पास इस स्पीच के अलावा और कोई स्पीच बनती भी नहीं थी, और उन्होंने सही स्पीच की है। उन्होंने सबका मैंडेट को तस्लीम किया है और एक मखलूत हुकूमत बनाने की दावत दी है, जो हम सब ही देख रहे थे और ये सारे लोग ही प्रिडिक्ट कर रहे थे कि आने वाली जो हुकूमत है वो एक मखलूत हुकूमत ही होगी। अच्छा होगा कि अगर कौमी हुकूमत बन जाए और जिसमें पीटीआई के जो लोग जीते हैं उनको भी शामिल कर लिया जाए। इस वक्त जरूरी ये भी जरूरी है कि पीटीआई भी, क्योंकि उनके पास भी वाज़ेह अक्सरियत नहीं है, तमाम तक चीजों के बावजूद उनके इंडिपेंडेंट भी वाज़ेह अक्सरियत हासिल करने में, सादा अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रहे हैं। तो अब उनको भी कन्फ्रंटेशन की सियासत से हटकर एक कौमी मुफाद के अंदर पॉलिटिकल निगोशिएशंस करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर लीडिंग पोजीशन में अपनी हुकूमत फॉर्म कर लें। और दूसरी सूरत ये है कि वो फिर कन्फ्रंटेशन से कम अपने आप को बचाएं। जो अगर हुकूमत दूसरे जमातों की बनती है, कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, तो उसको बनने देना चाहिए। और पीटीआई को क्योंकि सादा अक्सरियत नहीं मिली है, तो पीटीआई अपने मंशूर के मुताबिक उनको अपोजिशन में बैठना चाहिए और अपोजिशन में अपना किरदार अदा करें। तो निज़ाम में अगर दुरुस्तगी चाहते हैं तो, और जमहूरियत के तकाजे तो यही हैं, लेकिन बहरहाल इस इलेक्शन ने एक चीज और वाज़ेह कर दी है कि पाकिस्तान में ये सिस्टम जो चल रहा है, ये पाकिस्तान में कभी कोई बेहतरी नहीं ला सकता। इस इलेक्शन के रिजल्ट ने एक और बात साबित कर दी है कि आने वाले दिनों में वही मुफाद की बुनियाद के ऊपर इत्तेहाद होने जा रहे हैं और इंटरेस्ट की बुनियाद के ऊपर हुकूमत बनने जा रही है। और जी अच्छा, सलमान साहब मुझे सर ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि पीटीआई को जो है वो अपोजिशन में बैठना चाहिए, या आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो दरअसल तो पीटीआई के टिकट होल्डर हैं ज़्यादातर, कोई एक आध दो ऐसे आज़ाद उम्मीदवार होंगे जो कि पीटीआई टिकट होल्डर नहीं होंगे, लेकिन तादाद उनकी इस वक्त भी सबसे ज़्यादा है। अगर आप तादाद की बुनियाद पर कौमी असम्बली में बात करें तो आप नहीं समझते क्या, जब आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ना अपनी जगह, क्योंकि इलेक्शन सिंबल नहीं था उनके पास, लेकिन पार्टी से तो बिलोंग करते हैं, तो फिर तो सबसे ज़्यादा अक्सरियत रखने वाली पार्टी पीटीआई हुई ना सर, या नहीं कहेंगे आप उसको? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और यही बात मैं भी कह रहा हूँ। और मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि ये आज़ाद उम्मीदवार इतनी बड़ी तादाद में है, तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये आज़ाद उम्मीदवार अपनी एक नई जमात भी फॉर्म कर सकते हैं इलेक्शन असेंबली के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर पीटीआई को इजाजत नहीं मिलती है, इनको पीटीआई की जमात का सिंबल नहीं मिलता है, तो ये अपनी एक जमात फॉर्म कर सकते हैं और अपना कैंडिडेट प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये इस पोजिशन में है कि अगर ये डिवाइड ना हो तो इनके बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। हुकूमत उसी सूरत में बन सकती है जब इनमें से 25-30 लोगों को तोड़ लिया जाए। तो अगर तो ये मुत्तहद रहते हैं और ये पॉलिटिकल निगोशिएशन दूसरी जमातों के साथ करते हैं। अभी एमकेएम के खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की बात मैं सुन रहा था, तो उन्होंने भी एक इंकशाफ किया है कि उनका कोई इत्तेहाद अभी तक मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं हुआ है। ये गलतफहमी है कि उनका इत्तेहाद हुआ है, तो उनकी निगोशिएशन भी हो रही हैं, तो एमकेएम के साथ भी बातचीत कर सकते हैं पीटीआई, और दूसरी जमातें हैं, आईपीपी है, एएनपी है, जेयूआईएफ है, इवन पीपल्स पार्टी के साथ बात हो सकती है। तो मेरा ख्याल है क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो पीटीआई ने उभर के आई है, तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि निगोशिएट करके अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करें। अच्छा, मुझे सलमान साहब ये बताइएगा कि ये जो कल रात तक 150 से ऊपर सीटों की बात हो रही थी, गौहर अली खान साहब ने भी कहा जी हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं चाहे वो 10-15% ही सही, लेकिन ट्रेंड्स ये बता रहे हैं कि जी 154 सीटें, हम ट्विटर पे भी देख रहे थे मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो फॉर्म 45 की बुनियाद पे 154-155 सीटें आ रही थी। अब चूंकि सीटें कम हो गई, चाहे वो 91-92 ये जितनी भी हो जाती हैं, जो कि अभी भी हैं तो सबसे ज़्यादा, लेकिन उतनी नहीं रही, 50-60 सीटें कम हो गई हैं, या गिनती मुकम्मल गिनती की बात कम हो गई हैं। सर ये जो फ़र्क आया या अक्सरियत कम हो जाना, इसका कोई रिएक्शन तो आप नहीं देखते कि पंजाब में या कहीं रिएक्शन आएगा इसका? देखिए, पीटीआई को बावजूद इसके कि उनको लैंडस्लाइड मिल रही थी और उनको वो नहीं मिल सकी, कराची में वो मुकम्मल तौर पे उनकी तमाम सीटें हाथ से निकल गई हैं,
इसके बावजूद इनको चाहिए कि अभी कॉन्फ्रंट्रेशन की सियासत को तर्क करें, क्योंकि कॉन्फ्रंट्रेशन की सियासत ने पहले उनको बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। फर्ज कर लीजिए अगर वो कॉन्फ्रंट्रेशन की सियासत पिछले 1 साल ना करते तो आज वो 2/3 मेजोरिटी से भी ज्यादा सीटें लेके हुकूमत बना चुके होते। लेकिन उनकी कॉन्फ्रंट्रेशन की सियासत ने उनको इस मकाम पर पहुंचाया है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इस सिस्टम में जो भी रहते हुए कॉन्फ्रंट्रेशन से गुरेज करते हुए अपनी पॉलिटिकल स्पेस को वापस से रीगेन करें, और इनके लिए बड़ा आसान है रीगेन करना। देखिए मेजोरिटी जो है वो उनके साथ है, इस वक्त पब्लिक में सेंटिमेंट भी उनके साथ है, और पब्लिक से जो इदारे हैं वो पब्लिक से अलग नहीं होते। तो सिर्फ और सिर्फ जरूरत इस बात की है कि पीटीआई में कुछ सोशल मीडिया के जो ट्रॉल्स बैठे हुए हैं और जो कुछ हॉकिश एलिमेंट्स पीटीआई के अंदर हैं, उनसे पीटीआई को दूर किया जाए और पीटीआई में एक सेंस प्रिवेल करे और पीटीआई पॉलिटिकल निगोशिएशंस की तरफ ज्यादा आए, कॉन्फ्रंटेशन की सियासत में कम पड़े। आज भी मैं अभी देख रहा था कि सलमान अकरम राजा साहब जो है वो लाहौर हाई कोर्ट जाके स्टे ले लिया उन्होंने। अब ये काम इनको नहीं करना चाहिए। अब फर्ज कर लीजिए कि कल पीपल्स पार्टी जाके इनके 30 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के खिलाफ स्टे ऑर्डर की दरख्वास्त कर देती है इसी बुनियाद पे, जिस बुनियाद पे सलमान अकरम राजा को स्टे मिला है, तो मतलब फिर एक और नया क्योस क्रिएट हो जाएगा ना। तो इन सब चीजों से इज्तनाब करना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि जो सीटें मिल गई हैं, जो रिजल्ट आ गए हैं, उनको सामने रखते हुए अपनी पॉलिटिकल सलाहियतें, कैपेसिटी को बरवेकार लाके निगोशिएट करें। इस वक्त ये पोजीशन में है कि निगोशिएट कर सकते हैं और गवर्नमेंट बना सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्फ्रंटेशन में जाएंगे तो फिर वही प्रॉब्लम है कि वो जो अभी 80-85 की तादाद है इनकी, ये 40-50 पे आ जाएगी और बाकी 40-50 जो है टूट के दूसरी जमातों में बड़ी आसानी से जम। आप समझते हैं कि इनको बैरिस्टर गौहर अली खान को इजीली इस बात की इजाज़त मिल सकेगी कि वो तमाम पार्टी से या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई मुज़ाकरात कर सके, चाहे ये इजाज़त पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों से हो या बानी पीटीआई से हो? देखें सिचुएशन इस तरह की है डॉक्टर साहब कि बैरिस्टर गौहर अली टेक्निकली इस वक्त चेयरमैन पीटीआई हैं, लेकिन इलेक्टिव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको नहीं माना है, ठीक है। तो टेक्निकली इस वक्त पीटीआई का ना कोई चेयरमैन है ना कोई पार्टी का ओहदेदार है इस वक्त। तो पीटीआई में जितने भी लोग जीते हैं, अगर तो ये एक अच्छा सेंसिबल डिसीजन नहीं लेते हैं, इनकी जो क़यादत है, तो ये फिर इंडिपेंडेंट जो है वो कहीं भी बिखर सकते हैं। सर लेकिन इसमें देखें, असल में देखें, पार्टी के ओहदेदार हों या ना हो, बहुत सी पार्टीज ऐसी हैं जो कि खुद इलेक्शन नहीं लड़ती, उनके कैंडिडेट्स होते हैं, उनके सरबराह ज़रूरी नहीं है कि वो असेंबली में मौजूद हों, लेकिन पार्लिमानी पार्टी बनाई जाती है जो कि उसी पार्टी की पार्लिमानी पार्टी होती है। और फ्लोर क्रॉसिंग या इलेक्शन में या तहरीक अदम एतमाद या एतमाद के वोट में फ़ैसला पार्लिमानी पार्टी करती है। चाहे पार्टी, आपने देखा होगा पंजाब के इलेक्शंस में 10 उम्मीदवार जो हैं उन्होंने पार्लिमानी पार्टी बना ली थी काफ लीग की, चौधरी शुजात हुसैन उन्होंने पार्टी से निकाल दिया, सब कुछ हुआ, लेकिन उनका डिसीजन इसलिए माना गया कि पार्लिमानी पार्टी की अक्सरियत ने ये फैसला कर लिया था कि उन्हें पीटीआई का साथ देना है और हुकूमत में परवेज़ इलाही को साथ जाना है। तो इसी तरह अगर आप नहीं समझते कि इस वक्त बैरिस्टर गौहर अली खान को सबसे पहले अपनी पार्लिमानी पार्टी फॉर्म कर लेनी चाहिए ताकि ये तमाम आज़ाद उम्मीदवार जो हैं ये इस्टेब्लिश या डिक्लेयर्ड हो जाएं कि ये पीटीआई के हैं? अभी तक उनको आज़ाद उम्मीदवार ही कहा जा रहा है कि वो आज़ाद उम्मीदवार हैं। देखें अभी तक इन आज़ाद उम्मीदवार के ऊपर कोई जो है सेक्शन लगती भी नहीं है, कोई आर्टिकल लगता भी नहीं है, इसलिए क्योंकि ये आज़ाद हैसियत में, टेक्निकली आज़ाद हैसियत में इलेक्ट हुए हैं। तो जब तक ये किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करते हैं, पार्टी ज्वाइन करने के बाद अगर ये फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं, किसी दूसरी तरफ चले जाते हैं, तो इनके ऊपर वो आर्टिकल एप्लीकेबल होगा। लेकिन पार्टी ज्वाइन करने से पहले अगर ये दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं तो इनके ऊपर फ्लोर क्रॉसिंग का आर्टिकल नहीं लगेगा। सर लेकिन इसमें एक राय ये भी है, सॉरी क़ता कलामी माफ़ में, लेकिन आपको बताना चाहूँगा, मेरी मुख्तलिफ वकला से बात हुई तो उन्होंने कहा जी इलेक्शन सिंबल लिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इसलिए कि वो अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करा सके। पार्टी रजिस्टर्ड है, वो तमाम उम्मीदवार जिन्होंने बाकायदा पार्टी टिकट जमा कराया है वो पीटीआई के उम्मीदवार हैं और पीटीआई के इलेक्टेड उम्मीदवार कहलाएंगे। हाँ अलबत्ता कुछ उम्मीदवार ऐसे थे जिनके पेपर्स रिजेक्ट हो गए और उसके बाद बैकिंग कैंडिडेट्स में से, चूँकि टिकट तो अब दे नहीं सकती थी पार्टी, टिकट का टाइम गुजर चुका था, तो उनका ऐलान उस लिस्ट में नाम शामिल कर लिया गया। हाँ वो अब तक जो हैं वो पीटीआई में नहीं है, लेकिन जितने कैंडिडेट्स ने
बाकायदा पीटीआई का टिकट जमा कराया है, जो कि टिकट होल्डर हैं, वो तो पार्टी में माने जाएंगे, इसलिए कि पार्टी तो रजिस्टर्ड है। इलेक्शन सिंबल ना मिलना एक और बात है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, मेरा ख्याल है मैं इस बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकूंगा, क्योंकि लीगली जो बात कह रहे हैं आप, आपने वकीलों से मशवरा किया है, तो जाहिर सी बात है जो आप कह रहे हैं वो ऑथेंटिक बात है। और मेरी उस मामले में इतनी नॉलेज नहीं है कि ये पार्टी में अंदर जाके असम्बली में एज अ पार्टी जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो अगर वकीला ये कह रहे हैं तो जरूर जा सकते होंगे, और ऐसा ही होना चाहिए। और इनको चाहिए कि जैसा आप कह रहे हैं कि पार्लिमानी पार्टी फौरन ऐलान करना चाहिए इनको एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि और अपने जितने कैंडिडेट हैं सबसे पहले तो ये उनको एक जगह पे जमा करें, जितने भी जीते हुए कैंडिडेट हैं। मेरे ख्याल में सबको लेके बुरबन चले जाना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, किसी ऐसी और वहीं पे चाहिए जहाँ कम से कम एक 5 स्टार होटल पूरा बुक करा के वहीं सबको रखें, और कोशिश ये करें कि कोई इनसे बात ना कर सके। बिल्कुल ऐसे ही है, सबसे पहले इनको यही काम करना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी विक्ट्री इनको मिली है, तो इनको चाहिए कि इस वक्त इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि एक लंबे अरसे से एक लड़ाई जा रही है नून लीग के दरमियान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। आप क्या समझते हैं, अगर पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक, अगर वो मिल बैठते हैं तो इतना अरसा जो है पाकिस्तान की आवाम को इन लोगों ने परेशान रखा, इनकी लड़ाइयों की वजह से धरने हुए और एक तूफ़ान बदतमीज़ी इस मुल्क में रहा? देखिए, मैं पर्सनली समझता हूँ कि किसी सूरत भी सवाए इसके कि ऐसे लोग जो मुनहरिफ हो जाएं और इनहराफ करके अपनी पार्टी से इनहराफ करके नवाज शरीफ के साथ या पीएमएल के साथ बैठ जाएं तो एक और बात है। अदरवाइज़ किसी भी सूरत पीटीआई जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ के साथ किसी किस्म का कोई इत्तेहाद नहीं करेगी, इसलिए कि ये दोनों पार्टियां जो है ना, ये बिल्कुल इसी तरह जिस तरह माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई सोच भी नहीं सकता था कि इत्तेहाद होगा, लेकिन जब दोनों पार्टियां एक ही चक्की में पिसी तो फिर उनको ये ख्याल आया, जब दोनों बाहर निकाल दी गई, मुल्क बदर कर दिए गए, फिर उनको ख्याल ये आया कि एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन कर लेते हैं और आपस में लड़ने के बजाय मिल के जमहूरियत की बहाली के लिए काम करते हैं। तब ये काम हुआ था। इस वक्त मैं नहीं समझता जो अरकान इनहराफ करेंगे, जो अपनी पार्टी के साथ नहीं जाना चाहेंगे, वो ज़रूर चले जाएंगे। बाकी नदीम, बाकी मौलवी साहब, आप क्या कहते हैं? देखिए, अभी तक हम यही कह रहे हैं कि जनाब इंडिपेंडेंट जो है वो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं, फेथफुल रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। फॉलोअर तो वो है, मगर हर इंसान का कुछ जाती इंटरेस्ट भी आ जाता है, नजरिया भी तब्दील हो जाता है। हल्फ उठवाया गया है, और देखिए हल्फ तो उस वक्त भी उठाया गया था जब असेंबली डिसॉल्व होने से पहले भी, आपको याद होगा, पीटीआई के अंदर ही बहुत सी गड़े बन चुके थे, और फिर आपने देखा उस टाइम पे भी काफी कुछ बड़ी शख्सियात जो है ना वो असेंबली में मौजूद होंगी, जैसे बैरिस्टर गौहर अली खान हैं, अली अमीन गंडापुर हैं, शेर अफजल मरवत हैं जी। इन बड़ी शख्सियात के अगर तो ये लोग असेंबली से आउट हो जाती हैं तो तब इनको अपने कैंडिडेट्स को संभालना मुश्किल होता। बड़ी शख्सियात के असेंबली में मौजूदगी से ये होगा कि ये जो कैंडिडेट्स हैं, जो आज़ाद कैंडिडेट कहे जा रहे हैं लेकिन पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं, इनको संभालना आसान होगा। संभालने से मतलब ये है कि जब पार्टी के सरबराहान या बड़े लीडरान मौजूद होंगे तो उस सूरत में ये जो थर्ड टियर जो इलेक्ट हो गई सिर्फ इस वजह से कि इसे पीटीआई का टिकट या उसकी सपोर्ट मिल गई थी, तो कम से कम उनको फिर इतना वो रहेगा कि जब उनके बड़े इस पार्टी के ऐवान में मौजूद होंगे तो फिर इधर उधर जाना ज़रा मुश्किल है। लेकिन बहरहाल कहाँ कुछ नहीं जा सकता। अच्छा, ये अगर परवेज खटक साहब जब अलग होकर पार्टी बना सकते हैं, महमूद मौलवी बना सकते हैं, तो फिर और गालिबन दोनों ही हार गए। जी दोनों ही हार गए। देखिए, बात यही होती है कि बड़े कहते हैं ना, दो हाथियों की लड़ाई में चूटी मारी जाती है। तो हमने ये देखा है कि पीटीआई के साथ जब भी लड़ाई हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में या जरदारी साहब के साथ, अवाम के ऊपर बड़े मसले मसाइल आए हैं, क्योंकि जब भी हुकूमत में हालात खराब होते हैं तो मुल्क के आप देखते हैं महंगाई बढ़ जाती है। तो इस सूरत हाल में हम सब यही, अवाम भी यही सोच रही थी कि अब इलेक्शन के बाद कुछ ऐसे सूरत हाल बनेंगे, क्योंकि मैं दोबारा से वही अल्फाज कहूंगा, दो हाथियों की लड़ाई के अंदर अवाम बेचारी क्यों मरे। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ जो सूरत हाल है, बहुत से मैंने पीटीआई के स्टेबिलिटी तो आती नहीं नजर आ रही। कोई खातिर खा स्टेबल गवर्नमेंट तो वो होती है जो सिंपल अक्सरियत, कम से कम सिंपल अक्सरियत हासिल करे और बिला शिरकत गैर एक हुकूमत बनाए जो उसको पता हो कि 5 साल तक चलेगी
और नवाज शरीफ साहब तो आगे 10 साल की बात कर रहे हैं, वो जो कह रहे हैं 5 साल में सारे काम मुकम्मल नहीं हो सकते, 10 साल की बात कर रहे हैं वो। तो इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो वक्त बताएगा कि मुल्क में ये सियासी इस्तेहकाम आता है या नहीं आता। किसी किस्म, अब दुआ तो यही है कि अब PTI जो है ना मज़ीद किसी किस्म की एजिटेशन या एहतजाज की सियासत ना करे। अदालतों में के लोग तो कह रहे हैं हमारा तो मकसद ये इलेक्शन इसलिए कि इमरान खान साहब को बाहर निकालना है। इमरान खान साहब को बाहर निकालना है तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स होने चाहिए। सर देखिए, बाहर निकालने की बात जहाँ तक है बानी PTI को, वो तो अब कोर्ट के केसेस हैं, मेरा आपका या इवन हुकूमत के मगर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के तहत माफ कर देना। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के तहत अगर माफ हो सकते हैं, प्रेसिडेंट उनके अपने बैठे हुए आरिफ अलवी साहब, ठीक है, वो एक दरख्वास्त लगाएं, आरिफ अलवी साहब तक जाएगी और वो माफ़ करना चाहें तो माफ़ कर सकते हैं। ये प्रेसिडेंट उनके अपने हैं। तावख्ते के कोई और प्रेसिडेंट आ जाए तो उसके बाद फिर ये काम नहीं हो सकेगा। लेकिन क्या प्रेसिडेंट साहब ये इख्तियार रखते हैं कि वो ऐसे हालात में उनको माफ़ कर सकते हैं? अगर ये इख्तियारात रखते हो तो बहुत पहले ही माफ़ कर देते। और फिर अभी तक हतमी सज़ाएँ भी नहीं हुई हैं। लोअर कोर्ट्स, ट्रायल कोर्ट्स की जो सज़ाएँ हैं ये इनिशियल स्टेज पे होती हैं। इन सज़ाओं की तो कन्फर्मेशन के लिए हाई कोर्ट चीज़ें जाती हैं। कोई भी सज़ा जो 5 साल से ज़्यादा की होती है वो लोअर कोर्ट से डायरेक्ट सज़ा अगर हो भी जाए तो उसकी कन्फर्मेशन हाई कोर्ट के 2 जजेस करते हैं, उसके बाद वो सज़ा काबिल अमल होती है। ख़ासतौर पे 14 साल की जो सज़ा है वो तो बगैर, क्योंकि अवाम ने जो वोट दिया, अवाम ने इसीलिए दिया कि जनाब के हम इमरान खान साहब को बाहर निकालना चाहते हैं। तो अब ये जब कैंडिडेट्स जब कुछ नहीं करेंगे तो अवाम इनके भी दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि ये इलेक्टेड हैं। मगर अवाम की जो आवाज थी कि जी इमरान खान साहब को निकालने के लिए दिया, लेकिन मेरे ख्याल में लोगों ने जो वोट दिया वो एक फ्रस्ट्रेशन में दिया। क्यों? इनकी कोई काबिलियत नहीं नजर आई मुझे। से जो कुछ होता चला आ रहा था, 2 साल से जिस तरह हुकूमत चलती रही, जिस तरह इलेक्शन डिले होते रहे, लोगों में एक तरीके से लावा पक रहा था कि इलेक्शन हो तो हम जाके वोट डालें। ज़रूरी नहीं आप कह सकते कि हर शख्स चाहता था बस फटाफट जो है ना वो बानी PTI को बाहर निकालना है या फला है। वोट, अपनी राय जो है ना वो देनी थी। PTI एक बात में कामयाब रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसने लोगों अवाम के दिमाग में एक बात डाली कि आपने अपनी वोट का इस्तेमाल ज़रूर करना है, चाहे बल्ला हो, नहीं हो, ढोल हो, चारपाई। अच्छा, हर कैंडिडेट देखे सिर्फ इमरान खान के नाम पे वोट लगाए, ये मानना पड़ेगा कि नहीं कैंडिडेट की अपनी कोई पहचान नजर नहीं आ रही मुझे। जिसको भी कह दिया, जिसको भी वोट पड़ा, और वोट पढ़ने का यानी एक जो बात समझाई जा रही थी कि वोट एक अमानत है, आपने ज़ाया नहीं करना, आपने हर सूरत में जाके वोट डालना है और वोट का इस्तेमाल करना है, वो अवाम ने किया है जी। और अब यही है कि जिस तरह सलमान साहब भी कह रहे थे कि मेरे ख्याल में आप किसी किस्म की एजिटेशन से बेहतर ही अदालतों में अपनी जंग ज़रूर जारी रखें जी, ठीक है। सड़कों पर ये जंग ना करें, सड़कों पर कोशिश, ये बहुत अच्छी कोशिश पहले तो हुकूमत बनाने की कोशिश करें। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से चूँकि एज सच कोई इख्तिलाफ नज़र नहीं आता। फिर बिलावल साहब की एक स्पीच, जिसको मैं उनसे भी मैंने पूछा था, बिलावल साहब से डायरेक्ट मैंने पूछा कि जी आपने कहा कोई सियासी कैदी नहीं रहेगा, तो बानी PTI भी तो सियासी कैदी हैं, तो क्या वो भी नहीं रहेंगे अगर आपका? तो उन्होंने कहा नहीं जी, उनको सज़ा हुई है। और उनको मैं कहा तो उन्होंने यही, लेकिन जब ये कहा गया था कि कोई सियासी कैदी नहीं रहेगा तो एक तरीके से इशारा ज़रूर था PTI के लिए या उसके उम्मीदवारों के लिए, सपोर्टर्स के लिए, कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो एक सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर रखते हैं। और यही वजह है कि बराह रास्त इन दोनों की कोई लड़ाई नहीं रही है जो मैं देखता हूँ, सवाल इसके कि जेलों में ज़रूर डाला गया था बानी PTI की हुकूमत में, PTI की हुकूमत में, लेकिन उसके बाद एक वो मौका भी था जब सेनेट के इलेक्शंस में जरदारी साहब ने PTI का साथ दे के चेयरमैन भी मुंतखब कराया, सेनेटर्स भी मुंतखब कराए, और वो दोनों पार्टियाँ मिल के चली थी। और इसी के एवज़ जो है जरदारी साहब को, आसिफ अली जरदारी को पैरोल पे या वैसे ज़मानत पे जेल से बाहर निकाल लिया गया था। उससे पहले सब लोग जेल में थे। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो भी हुकूमत फॉर्म होगी क्या इतनी मजबूत होगी कि अपने पूरे 5 साल पूरे कर सके? देखें, बाज़ दफ़ा तो सादे अक्सरियत वाली हुकूमतें 5 साल पूरी नहीं कर पाती हैं, और बाज़ दफ़ा बहुत ही हंग पार्लियामेंट जो है वो 5 साल पूरे कर लेती है। तो अगर सबके मफादात होंगे और तमाम लोग अगर जिस तरह तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कह रहे हैं कि वो इस तरह की हुकूमत बना लेंगे,
तो इसमें 5 साल तो निकाल ले हुकूमत, लेकिन सबसे ज़्यादा मसला ये रहेगा वज़ीर आज़म कौन बनेगा और कितने अरसे रहेगा। जी, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सबसे पहली डिमांड होगी कि नहीं जी जो वज़ारत उज़्मा है उसके कैंडिडेट उनको चाहिए, वो वज़ारत उज़्मा लेना चाहेंगे, जो सबसे अहम चीज़ है। MQM की ये फरमाइश रहेगी कि जी हमें कम से कम गवर्नरशिप, कुछ और चीज़ें, कुछ सिंध में जो है ना वो हमें अच्छी पोजीशंस, वफाक में 3-4 वजारतें, ये तमाम चीज़ें दें, ठीक है, जो कि मिल जाएंगी उनको, वो चीज़ हो जाएगी। वो आगे 26वीं तरमीम की तरफ भी जाना चाहेंगे, जो कि नहीं हो पाएगी, अब वो मुमकिन ही नहीं रही। बड़ा अच्छा पॉइंट आपने ठीक है, वो उस तरमीम की तरफ जा ही नहीं सकते। अलबत्ता ये है कि वो फ़िलहाल जो है वो अब अगले बल्दियाती इंतखाबात का इंतज़ार करेंगे कि जिसमें कुछ हो सके। उससे पहले वो कोशिशें करेंगे कि उनके जो मुतालबात हैं, कुछ उनको स्पेस मिल जाए, कुछ वजारतें मिल जाएँ, कुछ गवर्नरशिप उनकी कायम रहे, जो कि लगता है ऐसा है कि अब कायम रहेगी, सेटअप उसी किस्म का आ रहा है, और कुछ ब्यूरोक्रेटिक पोजीशंस लेना चाहेंगे, जो मेरा ख्याल है। तो इस तरह हर पार्टी की अपनी अपनी डिमांड्स होंगी, लेकिन सबसे जो डिबेटेबल डिमांड है वो ये है कि वज़ीर आज़म किसका होगा। चलिए डॉक्टर साहब, मरकज़ की सियासत में तो बड़ी बात हुई, अब कराची की सियासत पे बात कर लेते हैं। क्या समझते हैं कि कराची ने माजी की स्टेक होल्डर जमात को बड़ा वार्म वेलकम किया है? देखिए जी, 11-12 सीटें अब तक मिल चुकी हैं मुत्तहदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान को। 18 का कल उन्होंने जश्न मनाया था, लेकिन ये कि वो काउंटिंग में कुछ अभी फ़र्क आया है, और बहरहाल 4 या 6 सीटों के बाद 12 सीटें मिल जाना या 13 सीटें मिल जाना, ये भी मेरे ख्याल में मुत्तहदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान के लिए बड़ी गनीमत की बात होगी। मेरी मुख्तलिफ उनके रहनुमाओं से बात हुई थी, उन्होंने कहा था हम 18 खड़े कर रहे हैं, 12-13 सीटें उम्मीद करते हैं कि मिल जाएंगी, और यही 12 का थी उनकी। ये क़यास आराएं भी की जा रही थी कि मुत्तहदा से 12 सीटों का वादा है, 12 सीटों का वादा है, 12 सीटों का वादा है, फिगर भी वही आ रही है। बिल्कुल, अब वो इत्तेफाकिया हो गया कि जितनी सीटों का वादा था वो तमाम सीटें हो गई। 18 तो कल उन्होंने ऐलान कर दिया था, और जश्न भी मुझे तो 19 पे हैरत ये हुई कि शायद 19 तो कैंडिडेट्स भी नहीं खड़े किए थे, जिस पर उन्होंने कहा कि जी खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा 18 और कुछ ज़राए के मुताबिक 19। अब पता नहीं वो कौन सा एक कैंडिडेट था जिन्होंने उनको अपने साथ खुद ही शामिल कर लिया, हालांकि वो तो 18 ही कैंडिडेट उन्होंने फील्ड किए थे। तो बहरहाल ये कहा गया कि जी बड़ा सरप्राइज़ है, मुत्तहदा क़ौमी मूवमेंट 18 सीटें हासिल कर रही है, लेकिन बहरहाल 12 तक तो मेरे ख्याल में मिल चुकी हैं। और अच्छा डॉक्टर साहब, सोरागपुर जैसा इलाका और MQM कौमी असम्बली की नशिस्त वहाँ से निकाल लेती है, वोटर भी शायद माजी में MQM का वहाँ इतना वोटर ना हो, क्योंकि वहाँ कम्युनिटी ही एक दूसरी कम्युनिटी रहती है जो लाजमी सी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करती है, पीपल्स पार्टी को। वहाँ से क्या समझते हैं आप, सोरागपुर की नशिस्त आ जाना? अब देखिए, बात यह है कि इंतखाबात में ट्रेंड्स कुछ नहीं होते, ठीक है, और वोटिंग का तनासब कुछ नहीं होता, असल चीज़ रिज़ल्ट होती है, और जो रिज़ल्ट आ रहा होता है, जो हतमी नतीजा आएगा उसी को मानना पड़ेगा। चाहे बल्दियाती इंतखाबात में जो कुछ हुआ, जो नताइज आए, जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने नशिस्तें हासिल की, उसके बाद मेयरशिप जो है वो हासिल की, तो उस पर भी बड़ी बातें हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन चल रहा है ना। मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज भी मेयर है, जमात जितना कुछ कहती रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा नदीम साहब, आप बताइएगा कि जमात इस्लामी वाज़े मैंडेट शहर कराची से नहीं हासिल कर सकी, क्या बड़ी वजह समझते हैं इसकी? देखिए, जमात ने पहले की जमात को अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छा आउट परफॉर्म किया है, क्योंकि जो नंबर ऑफ वोट्स पड़े हैं इस दफ़ा जमात को, अगर हम पिछली दफ़ा से कंपेयर करें तो बहुत शानदार तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस किए। मगर आहिस्ते आहिस्ते ये जो ट्रेंड है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, इलेक्शंस में जीते हुए जो प्लेयर्स होते हैं हम उन्हीं को मानते हैं, और इस वक्त जो मौजूदा हालात जो है वो ये बता रहे हैं कि जनाब MQM ने अपनी सीट्स हासिल किए, पीपल्स पार्टी ने अपनी सीट्स हासिल किए, इंडिपेंडेंट ने हासिल किए, और जमात ने अपनी पोजीशन जो है वो बेहतर की है। और आगे आने वाले दिनों में अब ये देखना होगा कि जी कराची के साथ होगा क्या, क्योंकि सूरत हाल वही पहले जैसी नजर आ रही है कि MQM की जो सीट्स हैं वो MQM को मिल चुकी हैं, मगर आगे जो भी हुकूमत आएगी, क्या MQM जो है जो वादे किए हैं उन वादों को किस तरह से परफॉर्म करेंगी, क्योंकि आपका जो पीपल्स पार्टी का मेयर होगा
इनकी जो है इनके MPA MNA इन सबसे एक तवक्को है कराची के लोगों बिल्कुल को। सलमान रहमान साहब, आपके पास आऊँगा। आप बताइएगा कि शहर कराची से MQM ने एक बड़ा मैंडेट समेटा है, साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कौमी असम्बली की कोई लगभग 10 नहीं बल्कि 5 से 6 के करीब सीटें जीती हैं। इस पर क्या करेंगे, क्या कहेंगे? और जबकि जमात इस्लामी को अगर देखा जाए तो उनके वोटर्स की तादाद ज़रूर बढ़ी है, लेकिन नशिस्तें कोई वो खातिर ख्वाह हासिल नहीं कर सके। देखें, सबसे पहले तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को मुबारक हो कि उनको अपनी पुरानी पोजीशन जो पहले उनसे छीन ली गई थी वो अब वादे के मुताबिक उनको वापस दे दी गई है। लेकिन कराची में प्रॉब्लम ये है कि कराची में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट उस सूरत में ही काम कर सकती है, कराची के मसाइल को उस सूरत में ही एड्रेस कर सकती है जब उनका इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के साथ हो, क्योंकि वो जमात ही कराची में काम कर सकती है जिसका इत्तेहाद हुकूमत सिंध में मौजूद जमात के साथ हो। अच्छा डॉक्टर, अगर हुकूमत सिंध में मौजूद जमात के साथ कराची में की मैंडेट वाली जमात की कॉन्फ्रेंटेशन होगी तो कराची में पिछले 10 साल हम देख चुके हैं कि कराची में कोई काम नहीं हुआ और सिर्फ इख्तियारात का रोया जाता रहा और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती रही कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है या हमें फंड्स नहीं मिलते। तो मंतकी तौर पे तो अगर पीपल्स पार्टी और MQM कराची में कुछ बेहतरी लाना चाहती है, और जो कि उनको करना चाहिए क्योंकि कराची ने उनको वोट दिया है, उनको मैंडेट दिया है और कराची सिंध का सबसे बड़ा शहर भी है और सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर भी है, तो इनको चाहिए कि इसके लिए काम करें। और अगर उनको इसके लिए उस पे काम करना है तो उनको किसी एक नुकाती एजेंडे पे मुत्तफिक होना पड़ेगा। सही। MQM इत्तेहाद बना ले भले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, लेकिन वो कराची में जब तक कामयाब नहीं होंगे अपने काम में, जब तक उनका इत्तेहाद या उनकी अंडरस्टैंडिंग पीपल्स पार्टी के साथ नहीं डेवलप होगी। तो ये कराची के लिए कोई अभी तक कोई नेक शगुन नहीं नजर आ रहा। अगर तो मरकज में एक कोलिजन गवर्नमेंट बनती है जिसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM शामिल होती हैं, तो फिर तो आप ये कह सकते हैं कि किसी हद तक कराची को भी तवज्जो मिल जाएगी, वरना आने वाले दिनों में कराची में ऊंची तकरीरों के अलावा ऐसी कोई मुस्बत चीजें नजर नहीं आ रही। ठीक है सलमान रहमान साहब, आपने अपना वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया, आपका मौक़िफ़ आया। डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब जो हमारे डायरेक्टर न्यूज़ हैं वो भी हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं, नदीम बाकी मौलवी साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद।